तो नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने कल की क्लास देख ली होगी। तो चलिए आज हम वापस से फिर से स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने पढ़े थे निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। फिर हमने पढ़ा था मानव भूगोल की शाखाएं, कौन कौन सी मानव भूगोल की शाखाएं होती है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसकी आंतरिक संरचना। परिकल्पनाएं पढ़ी थी हमने, यहाँ पे एकाकी परिकल्पना पढ़ी थी, जिसके बाद में द्योतारक परिकल्पना। फिर हमने बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था, जिसके बाद पृथ्वी का निर्माण क्रम पढ़ा था हमने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना था। फिर भूप्रपट्टी पढ़ा था, ये भूप्रपट्टी। उसके बाद हमने उसके प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं, भूप्रपट्टी के अंदर कौन कौन से प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर दुर्बल मंडल एवं उसके बाद हमने मेंटल बाह्य कोर, इसका तापमान जाना था, एवं आंतरिक कोर के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी का आयुक्रम। पृथ्वी का आयुक्रम क्या है? पृथ्वी का आयुक्रम 4.5 बिलियन वर्ष ईयर एगो है। ठीक है, पृथ्वी के आयुक्रम का विभाजन उस पर घटित होने वाली परिघटनाओं, अवस्था, परिवर्तन, संरचना, निर्माण के आधार पर की जाती है। तो देखिए पृथ्वी का आयुक्रम किस प्रकार करते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं और उनमें अवस्था परिवर्तन, उनकी संरचना, निर्माण किस प्रकार हुआ, हम उनके आधार पर पृथ्वी की जो आयुक्रम है उसका अनुमान लगाते हैं। पृथ्वी का आयुक्रम हम मुख्यतः दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और दूसरा कौन सा है? पृथ्वी के आयुक्रम को मुख्यतः दो भागों में बांट के देखते हैं। पृथ्वी का आयुक्रम हम किस प्रकार देखते हैं? मुख्यतः दो भागों में। पहला कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जो कि 4500 से 550 मिलियन वर्ष ईयर एगो तक है। फिर है फेनेरोजोइक महाकल्प, ये 550 मिलियन वर्ष एगो से, तो ये वर्तमान तक अभी तक इसका हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के अंदर हम कौन कौन से कल्प पढ़ेंगे? हेडियन कल्प पढ़ेंगे, आर्कियन कल्प पढ़ेंगे और प्रोटेरोजोइक कल्प हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। और फेनेरोजोइक के अंदर हम कौन कौन से कल्प पढ़ेंगे? पेलियोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प एवं सिनोजोइक कल्प। जो ये प्रारंभिक कल्प हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इन कल्पों में अभी मानव की उत्पत्ति एवं अन्य जीवों की उत्पत्ति यहाँ पे हमें नहीं दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार ये अगर जो किसी भी जैसे कि पेलियोजोइक, जहाँ पे जोइक लगा है, मतलब इसका है कि यहाँ पे जीवन के साक्ष्य हमें मिलना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हेडियन कल्प। हेडियन कल्प किस में है? प्री कैम्ब्रियन कल्प के, ये पहला पॉइंट है हेडियन कल्प। हेडियन कल्प लगभग 4000 से 2500 मिलियन वर्ष तक रहा है। ठीक है, इसकी जो इसका जो काल है वो कितना है? 4000 से 2500 मिलियन वर्ष तक रहा है। पृथ्वी की बाह्य परत का शीतलन, भूप्रपट्टी का निर्माण, बिग स्प्लिट के कारण पृथ्वी से निकला पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे पृथ्वी के अंदर से जो बाहरी परत पर शीतलन, पृथ्वी का बादल बने, पृथ्वी के अंदर से जैसे कि यहाँ से कोई पदार्थ निकला, या ये निकलता गया यहाँ से, इसके बाद में यहाँ पे ये जमा हो गया। अब मान लो यहाँ से जल वाष्प निकला, जल वाष्प ऊपर गया, उसका शीतलन हुआ, शीतलन के कारण वो जल वर्षा करने लगा। फिर ये पृथ्वी बाह्य परत पर शीतलन के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसके कारण भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ। बिग स्प्लिट के कारण, मतलब कि ये सभी जो, जब एक बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब सभी एक संकुचित थे, जिसके बाद में ये इनका एक दूर दूर जाने लगे, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर पृथ्वी के बिग स्प्लिट के कारण पृथ्वी से निकला पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। ज्वालामुखियों से गैसीय निस्यंदन को हम निकलना भी बोलते, के कारण प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। जो ज्वालामुखियों से जो गैस निकली, उनके कारण प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का विकास हुआ, इसी के साथ पृथ्वी पर हमें गुरुत्वाकर्षण का विकास भी देखने को मिलता है। आंतरिक जलवाष्प के निकलने से बादलों का निर्माण हुआ। देखिए अब यहाँ से क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ से जल का वाष्पन हुआ, वहाँ पर से जल वाष्प यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठंडा होने लगा, जिससे बादलों का निर्माण हुआ, यहाँ पे फिर वर्षा होने लगी। तो आंतरिक जल वाष्प के निकलने से बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा हुई, जिससे भूप्रपट्टी का शीतलन एवं महासागरों का विकास हुआ। ठीक है, आर्कियन कल्प। अब हम पढ़ते हैं आर्कियन कल्प।
आर्कियन कल्प ये वाला कल्प है। आर्कियन कल्प में क्या है, इस कालक्रम में विभिन्न महासागरों का विकास हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस काल में क्या हुआ, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर लिखें तो उसमें आप ये मेंशन कर सकें कि इस काल में विभिन्न महाद्वीपों का विकास हुआ, उन महाद्वीपों का संचलन प्रारंभ हुआ, प्रारंभिक पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, जैसे अरावली सागरों में साइनोजोइक बैक्टीरिया का विकास हुआ। जैसे कि अब इनमें इसको समझाता हूँ मैं कि इस काल में महाद्वीपों का संचलन हुआ, महाद्वीपों का विकास हुआ तथा उनमें संचलन स्टार्ट हुआ। संचलन का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये सारे के सारे महाद्वीप यहाँ पे इकट्ठे, तो इसमें धीरे धीरे फिर यहाँ से इनके संचलन प्रारंभ होने लगा। कुछ इधर बिखर गए, कुछ इधर बिखर गए तथा कुछ इधर बिखर गए, तो उनका संचलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। जैसे ही मान लीजिए अब मान लो भारत यहाँ पे था, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका पे था यहाँ पे, फिर यहाँ से ये उत्तर की ओर बढ़ने लगा, तो फिर यहाँ पे जब ये टकराया यहाँ पे धीरे धीरे आकर, तो यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण भारतीय प्लेट में फिर यहाँ पे पर्वतमालाओं का निर्माण होने लगा। सागरों में साइनो बैक्टीरिया का विकास, अब यहाँ पे हमें जीवन काल भी देखने को मिलता है। प्रोटेरोजोइक कल्प लगभग 2500 से 550 मिलियन तक सागर में बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। भूपर्पट्टी पर परिवर्तनों के कारण विभिन्न भूखंड विकसित हुए। पृथ्वी पर विभिन्न परिवर्तनों के कारण भूखंड विकसित हुए, जैसे कि परिवर्तन या तो प्लेटों के मूवमेंट से हुए, या फिर जैसे कि अपन पर्वत पठार, नदियों को मान सकते हैं, या फिर अंतर्जात बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी पर विभिन्न परिवर्तन हुए एवं विभिन्न भूखंडों का विकास हुआ। भारतीय भूखंड का निर्माण विभिन्न भूमियों के जुड़ने से हुआ। अगर हम देखते हैं तो भारतीय भूमियों का जो भारतीय भूमि है उसका विकास विभिन्न भूमियों के जुड़ने से हुआ। उसके लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा भारत है, अब यहाँ पर सिंह भूमि हो गई, दक्कन ट्रेप हो गया, है ना, यहाँ पर ये मध्य पठार हो गया। ऐसे मतलब जो भूमि है इनका भूमियों से मिलकर हमारी ये दक्कन का पठार है, तो ये लावा से निर्मित हुआ है, ठीक है, दक्कन का पठार। तो इस ऐसे पठारों से मिलके हमारा भारतीय जो प्लेट है, भारतीय भूमि है, उसका निर्माण हुआ। पेलियोजोइक कल्प लगभग 500 से 250 मिलियन तक सागरों में बड़े आकार के जीवों का विकास हुआ, जैसे प्रवाल, मछलियाँ, घोंगे, आइस्टर, ठीक है, आइस्टर विकसित हुए। साथ ही सागर से जीव धरातल एवं महाद्वीप की ओर आने लगे। अब इसके साथ जब पेलियोजोइक काल में बड़े आकार के जीवों का विकास महासागरों में होने लगा, जैसे प्रवाल, मछलियाँ, घोंगे, आइस्टर, है ना, जीव विकसित हुए। साथ ही इनका जो धरातल की ओर, अब ये धरातल की ओर वहाँ से निकलकर धरातल की ओर आने लगे। महाद्वीप पर विकास हुआ। बड़े आकार के वृक्षों का विकास हुआ। सभी महाद्वीप संकुचित होकर पेंजिया सुपर महाद्वीप का निर्माण करते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र पेंतलासा कहा जाता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, जैसे कि ये मान लो पूरी हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये मान लो हमारी पूरी पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा पेंजिया हमने बना लिया। ये यहाँ पे क्या जल हो गया, यहाँ पे जल हो गया, और ये इसको हम बोलते हैं पेंजिया सुपर महाद्वीप। ये पेंजिया सुपर महाद्वीप हो गया, और इसको हम जो पेंथलासा बोलते हैं, पेंथलासा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बताया गया कि बड़े आकार के वृक्षों का विकास हुआ। बड़े आकार के वृक्षों का विकास किस प्रकार से हुआ कि देखिए, उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए वहाँ पे जीवों का आकार एवं वृक्षों का आकार, सभी प्राणियों का आकार बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए तो बड़े वृक्षों का विकास हुआ। महाद्वीप संकुचित होकर, संकुचित का मतलब ये सभी महाद्वीप एक साथ मिल गए, संकुचित होकर सुपर महाद्वीप का निर्माण करते, पेंजिया सुपर महाद्वीप का निर्माण करते हैं, हम इसको पेंजिया बोलते हैं, का निर्माण करते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र पेंतलासा, अब जो ये सारे एक जगह इकट्ठा हुआ है, तो जो बच्चा जो भाग है, जो पानी वाला जो जल क्षेत्र है, उसको हम पेंतलासा कहते हैं। अब पढ़ते हैं मेसोजोइक महाकल्प। 250 से 66 मिलियन इस तक जो मेसोजोइक काल है वो 250 से 66 मिलियन वर्ष तक है। इस काल खंड में डायनासोर, ठीक है,
इस काल में डायनासोर है, ये डायनासोर विकसित हुए एवं समाप्त भी हुए। इस काल को पेंजिया का विभाजन देखते हैं आगे इसको। तो इस काल में हम क्या देखते हैं, डायनासोर विकसित भी हुए और उनका समापन भी हुआ। समाप्त कैसे हुए, डायनासोर विकसित हुए और जो पृथ्वी की और जो उल्कापिंड आए वो टकराने के कारण एवं डायनासोर का इनका समाप्त भी हुआ। तो इसी काल में पेंजिया का विभाजन, इसी काल में हम देखते हैं कि पेंजिया, यहाँ देखते हैं कि इसी काल में हम देखते हैं कि पेंजिया टूटकर अलग होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे कुछ भाग इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए और कुछ भाग इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर आ गए। अब हम देखते हैं क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस, इस काल में लावा का विस्तार के कारण दक्कन ट्रेप एवं मालवा पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इस काल में, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हमारा भारत। अब जैसे कि इस काल में मालवा का पठार, हमें मालवा का पठार का विकास इस यहाँ पे मालवा का पठार है। ठीक है, ये इतना, सॉरी दक्कन ट्रेप है, यहाँ पे इतना दक्कन ट्रेप है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, हम देखते हैं कि जहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका में हम मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से ये प्लेट हमारी भारतीय भूमि टूटकर अलग होने लगी। जब ये यूरेनियन हॉटस्पॉट पर से गुजरी तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये यहाँ से गुजरी तो इसका ये जो यहाँ पे हॉटस्पॉट था, यहाँ पे कहीं बोले यार, जो यहाँ पे यूरेनियन हॉटस्पॉट था, यहाँ से जो ज्वालामुखी था वो उसका, अगर जो ये भारतीय भूमि यहाँ पर निकली तो इसके कारण यहाँ पे ये सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के साथ साथ ही ये इस पे भारतीय भूमि पर ये लावा का विस्तार करने लगा, जिससे अब हम देखते हैं कि हमारे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ एवं मालवा का निर्माण भी इसी कालक्रम में हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सिनोजोइक कल्प 66 मिलियन से वर्तमान तक, हम सिनोजोइक काल को देखते हैं कि जो कि 66 मिलियन से वर्तमान तक अभी हम इसके साक्ष्य में प्रमाण मिलते हैं। पेंजिया से टूटकर भूखंड आपस में टकराने एवं नवीन वलित पर्वतमालाओं का विकास हुआ, जैसे हिमालय, भारत की मानसूनी जलवायु का विकास। अब इसको हम किस प्रकार समझेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए अब ये भारत है, ये भारत हो गया, ये भारत है। अगर भारतीय भूमि, ठीक है, अगर भारतीय भूमि ये जो आगे की भूमि है यूरेशियाई प्लेट से टकराने लगी, उसके कारण क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर हिमालय का निर्माण हुआ तो हम देखते हैं इससे भारत की मानसूनी जो जलवायु है उसका भी विकास हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ से अगर जो हवाएं चलती है, इधर से हवाएं चलती है तो ये यहाँ टकरा के मानसूनी हवाएं, पर्वतमालाएं वो वर्षा करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं होमोसेपियन एवं अन्य स्तनधारियों का विकास भी हम हुआ है। इसी काल में होमोसेपियन मतलब कि मानव का विकास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब भू आकृति विज्ञान के मूल सिद्धांत, भू आकृति विज्ञान के कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, जीवाश्मीय आयुक्रम एवं चट्टानी आयुक्रम के आधार पर महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने जो समझाया कि देखिए जैसे कि भूमि, मान लीजिए भूमि एक ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी है, पृथ्वी पे जब यहाँ से सभी ये टूट कर, ये पहले एक साथ थे, फिर इन पे जीवों का विकास होने लगा। जब ये साथ धीरे धीरे टूटने लगे एक दूसरे से, मान लीजिए कि कोई भूमि यहाँ पर है, आज तो ये यहाँ पर है और टूट के जब ये यहाँ पर पहुँची तो जब हम देखते हैं कि जो जैव विविधता यहाँ पर हमें पाई जाती है, जीवों के विकास यहाँ पे पाए जाते हैं, जैविक कंकाल यहाँ पे पाए जाते हैं, वही सेम यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने हमें बताया कि मान लीजिए अगर जो दक्षिण ध्रुव में कोई, जैसे कि हमें उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर डायनासोर के हमें दक्षिणी ध्रुव में हमें डायनासोर के प्रमाण मिलते हैं। अगर वही उसी काल के डायनासोर और उनकी वही आयु क्रम के हमें डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पे मिल रहे हैं, उसी क्रम के हमें उत्तरी ध्रुव में भी मिलते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जीवाश्मी आयुक्रम एवं चट्टानी आयुक्रम के आधार पर महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण मिलते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत में ये बताया। संवहनी धाराओं का सिद्धांत, एडवर्ड स्विन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय अंतर के कारण आंतरिक मैग्मा संवहनी धाराओं के कारण भूपरपट्टी के निरंतर टकराता है, जिसके कारण भूपरपट्टी का विखंडन होकर विस्थापन होने लगती है।
संवहनी धारा को सिद्धांत में सीधी सी बात फिर से वही आती है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी में अगर जो यहाँ से संवहनी धारा गर्म लावा गया, ये धारा यहाँ पे चलती है, धारा यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये यहाँ की ओर और बढ़ने लगती है, यहाँ फिर निकली, यहाँ पे फिर बढ़ने लगती है, जिससे यहाँ पे ये लावा पृथ्वी के जो भूपरपट्टी है उससे टकराने, ये भूपरपट्टी, अब भूपरपट्टी से टकराएगा तो ये भूपरपट्टी एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से टूटकर अलग होने लगी, एक भाग इधर की ओर जाएगा, एक भाग उधर की ओर जाएगा। जब हमारा भारत जब दक्षिण अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा तो हम उसमें क्या देखते हैं कि तापी भाग काय के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय अंतर्करण मैग्मा संवहनी धाराओं के रूप में पृथ्वी से टकराता है। अभी पृथ्वी से टकरा रहा है यहाँ पे, तो जिसके कारण भूपरपट्टी विखंडित का मतलब टूटने लगती है और विस्थापित होने लगती है। इसमें हमें एडवर्ड इसमें संवहनी धाराओं के सिद्धांत में यही बताया है कि जब अगर हम देखते हैं कि जैसे इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने बताया, उसी प्रकार इसने संवहनी धाराओं के बारे में बताया कि भूपरपट्टी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथ्वी जो प्लेटें हैं उनका संचलन होता है। तो वो किस प्रकार होता है, तो उनके पीछे का कारण क्या है, तो वो है संवहनी धाराएं। ठीक है, इनको याद रखें। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत मैकेंजी और पार्कर दोनों ने मिलकर दिया। इसके अंतर्गत पृथ्वी स्थल मंडलीय भाग में मेंटल दुर्बल मंडलीय पिघले हुए भाग पर प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी स्थल मंडलीय भाग मेंटल के दुर्बल मंडलीय पिघले हुए भाग पर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ये वाला जो था इस पे स्थल मंडल। अब ये है दुर्बल मंडल। ठीक है, अब इस दुर्बल मंडल को आप अच्छे से याद है। अभी जो पृथ्वी की ये जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट दुर्बल मंडल पे हमेशा फिसलती रहती है। तो इसके कारण प्लेट विवर्तनी की जो है मैकेंजी और पार्कर ने कहा कि पृथ्वी के अंदर स्थल मंडलीय भाग पर दुर्बल मंडलीय पिघले हुए भाग प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, अब हम ये है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं भूसंचलन। भूसंचलन मुख्यतः दो प्रकार से देखते हैं हम। एक तो अंतरजातीय भूसंचलन, एक वो बहिर्जातीय भूसंचलन। ठीक है, अंतरजातीय भूसंचलन और बहिर्जातीय भूसंचलन। भूसंचलन क्या होता है इसको देखते हैं। प्लेट विवर्तनी के अंतर्गत भूसंचलन के अंतर्गत अंतर्जात प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। अब प्लेट विवर्तनी क्या बता, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा सीधा सा यहाँ पे कि यहाँ से लावा गर्म लावा जाता है और ये यहाँ पे मान लीजिए गर्म लावा भरा हुआ है, ये प्लेट है जो कि यहाँ पे फिसलती रहती है इस पे। ठीक है, पूरे इस पे जो कि दुर्बल मंडल है इस पर फिसलती रहती है। तो अब इसमें क्या होता है, प्लेट विवर्तनी के अंतर्गत भूसंचलन की अंतर्जात प्रक्रियाओं का वर्णन किया। अंतर्जात का मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उनको हम अंतर्जात प्रक्रिया कहते हैं, भूसंचलन कहते हैं। और जो बहिर्जातीय भूसंचलन है जो कि पृथ्वी के बाहर जो भूसंचलन होता है उनको हम बहिर्जात भूसंचलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा प्लेट विवर्तनिकी में कि यहाँ पे जो है ये पिघलते और तैरते रहते हैं, वही इसमें भूसंचलन में हमें बताया गया है। अंतर्जातीय भूसंचलन प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या है, अंतर्जातीय प्रक्रिया का बल मैग्मा में तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्जातीय प्रक्रिया में बल, अब जो बल यहाँ पे ये प्लेट है, मान लीजिए कोई भी प्लेट यहाँ से लावा निकला, अब ये इतनी भारी प्लेट यहाँ से खिसकेगी तो किस प्रकार से खिसकेगी, वो कि बल मैग्मा में तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इतना जो शक्ति होती है, इतनी जो पावर होती है, उसकी कहाँ से होती है, अंतर्जातीय बल में मैग्मा के कारण होती है। ठीक है, अब अंतर्जात प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बाह्य धरातल पर अपसरण एवं अभिसरण जैसी प्रक्रियाएं होती है। अब अपसरण और अभिसरण जैसी जो अंतर्जात है उसके कारण कौन कौन सी बाह्य धरातल पर मतलब बाहरी धरातल पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, हम उनको क्या क्या बोलते हैं कि एक तो अपसरण हो गया, एक अभिसरण हो गया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब मान लीजिए ये प्लेटें आपस में यहाँ से दूर दूर होने लगी। ठीक है, अगर ये प्लेटें दूर दूर होंगी यहाँ से पृथ्वी से, मान लीजिए कोई ये प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अगर ये दोनों प्लेटें, एक प्लेट इस तरफ जाएगी, एक प्लेट इस तरफ जाएगी, यहाँ से लावा निकलेगा। ठीक है, यहाँ से लावा निकलेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपसरण। ठीक है, हम इसको अपसरण बोलते हैं। और मान लीजिए कि दो प्लेटें, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, अब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो इसको क्या बोलते हैं हम, अभिसरण। अब यही हमने यहाँ पे देखा कि अंतर्जात प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें कौन कौन से बाह्य धरातल पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। एक तो अंतर्जात के अपसरण एवं अभिसरण प्रक्रियाएं होती है। एक और है
जो कि एक तो ये प्लेट हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ये प्लेटें आपस में टकराती नहीं हैं और ना ही कुछ करती हैं, सिर्फ ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से घर्षित होती हैं, दोनों मतलब इनमें दोनों में घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, समानांतर सीमा, हम इसको बोलते हैं समानांतर सीमा। ठीक है, अब मुख्यतः हम इसमें तीन ही अंतर्जात बल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हम इसमें भारी धरातल में हम तीन ही प्रक्रियाएं देखते हैं। एक तो अपसरण, अभिसरण और प्रक्रियाएं होती है और एक है समानांतर प्रक्रिया, समानांतर सीमा। ठीक है, अपसरण क्या होता है, हम अपसरण को समझ लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के दूर जाने के कारण उसके मध्य सर्वप्रथम भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि देखिए, जैसे अब मान लीजिए, फिर से एक बार और बताता हूँ, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। अब इसमें क्या बताया गया, स्थल मंडलीय प्लेटों के दूर जाने से। ठीक है, दूर, तो ठीक है, ये दूर दूर जा रही हैं ये दोनों प्लेटें, उसके मध्य सर्वप्रथम भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अगर ये दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ये प्लेट एक हो गई, ये प्लेट एक हो गई, ये प्लेट एक दो हो गई, दो प्लेटों के मध्य सर्वप्रथम क्या होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। ये जो है हम इसको क्या बोलते हैं, फिर भ्रंश घाटी बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है, अब ये दोनों प्लेटें दूर दूर जाती है तो किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का। कहीं पे भी ये प्रक्रिया हो, हमेशा जब दो प्लेटें आपस एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हमेशा भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। घाटी के दोनों ओर उभरी हुई संरचना भ्रंशोत पर्वत कहलाती है। ठीक है, अब जो उभरी, ये तो हो गई, ठीक है, भ्रंश घाटी हो गई। अब जब ये दोनों संरचना, घाटी के दोनों ओर उभरी हुई संरचना जो होती है, ये एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये क्या कहलाते हैं, हमारे भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, इनको ही हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जैसे कि सतपुड़ा का जो निर्माण हुआ है वो भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंश घाटी में सागरीय जल के प्रवेश एवं विस्तार के कारण नवजात सागर जैसे कि लाल सागर निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों भ्रंश घाटी बन गई। अब अगर इनमें जल का विस्तार होगा, पहले मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये पहले पास पास थी तो इनमें थोड़ा जल जाएगा, कम जल जाएगा। फिर यहाँ पे नवीन मतलब कि नया सागर है ना, नवीन सागरों का निर्माण होगा। जैसे कि लाल सागर का होता है, जो कि बाद के विस्तार में जो कि समय के साथ विस्तार के साथ महासागर का रूप ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि दो प्लेटें बहुत ज़्यादा दूर चली गई है तो एक महासागर का रूप ले लेती है। ठीक है, भ्रंश क्षेत्र में मध्यम तीव्रता के भूकंप घटित होते हैं। अगर ये जो भ्रंश है तो यहाँ पे हमें मध्यम क्षेत्र के भूकंप घटित होते दिख जाएंगे। अब ये ठीक है, अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको पूरे को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पृथ्वी का आयुक्रम देखा। पृथ्वी के आयुक्रम में हमने जो भी पढ़ा कि पृथ्वी का आयुक्रम का विभाजन उस पर घटित होने वाली परिघटनाओं अथवा परिवर्तन संरचना निर्माण के आधार पर की जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पृथ्वी का आयुक्रम, प्री कैम्ब्रियन काल पढ़ा, फिर हमने फेनोजोइक काल का फेनोजोइक महाकल्प पढ़ा। इसके अंदर हमने 3 कल्प पढ़े, हेडियन कल्प, आर्कियन कल्प, प्रोटरोजोइक कल्प पढ़ा, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक। ठीक है, अब हमने इनके अंदर जो पढ़ा तो एक हेडियन कल्प में देख लिया हमने पूरा। आर्कियन कल्प, ठीक है, हेडियन कल्प में हमने क्या पढ़ा, भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ, इस बिग स्प्लिट हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी निस्यंदन से वायुमंडल का निर्माण हुआ हेडियन कल्प में। ठीक है, जलवाष्प के निकलने से बादलों का निर्माण हुआ, भूपर्पट्टी के शीतलन के कारण महासागरों का विकास हुआ। फिर हम आर्कियन कल्प पढ़ा, इसके अंदर क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उन महाद्वीपों का संचलन प्रारंभ हुआ इसी काल में। ठीक है, ध्यान रखना, प्रारंभिक पर्वतमालाओं का निर्माण इसी काल में हुआ। साइनोबैक्टीरिया का विकास भी हमें इसी काल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोटरोजोइक कल्प, जो कि 2500 से 550 मिलियन वर्ष ईयर एगो तक है। इसमें सागर में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, भूपर्पट्टी पर परिवर्तन के कारण विभिन्न नए भूखंड विकसित हुए, भारतीय भूखंड का निर्माण एवं विभिन्न भूमियों के कारण हुआ। मैंने यहाँ पे बताया था कि किन किन भूमियों के कारण भारतीय भूमि का निर्माण हुआ, भूखंड का निर्माण हुआ। पेलियोजोइक कल्प में हम देखते हैं 550 से 250 मिलियन, 550 से 250 मिलियन वर्ष ईयर एगो तक है। बड़े आकार के जीवों का विकास हुआ, मछलियों का विकास, प्रवाल, घोंगा, आइस्टर का विकास इसमें हुआ है। धरातल से, महासागर से जीव धरातल की ओर आने लगे, महाद्वीप विकास हुआ,
बड़े वृक्षों का इसमें विकास हुआ, महाद्वीपीय संकुचन होने लगे, सुपर महाद्वीप पेंजिया सुपर महाद्वीप का विकास निर्माण हुआ, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र पेंतलासा कहा गया है। ये मैंने आपको समझा था यहाँ पे कि जो पूरा है ये तो पेंजिया सुपर महाद्वीप है, और जो पूरा जल वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, पेंतलासा बोलते हैं। मेसोजोइक कल्प, इसमें हमने 250 से 66 मिलियन वर्ष तक है। इस कालखंड में डायनासोर विकसित भी हुए, इसी काल में समाप्त भी हुए। इसी काल में पेंजिया का विभाजन भी प्रारंभ हुआ। फिर जो है हम ये देखते हैं क्रिटेशियस काल। इस काल में लावा का विस्तार एवं दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि क्रिटेशियस काल में कैसे जब भारतीय भूमि दक्षिण अफ्रीका से जब यहाँ से निकलने के बाद जब यूरेनियन हॉटस्पॉट से टकराई, इसके बाद में हमारे यहाँ पे दक्कन ट्रेप का निर्माण देखने को मिलता है। सेनोजोइक कल्प में फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था सेनोजोइक कल्प, जो कि 66 मिलियन से वर्तमान तक के पेंजिया के टूटने एवं भूखंड के आपस में टकराने से वलित पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, जिसमें कि मुख्य क्या है, हिमालय पर्वत। फिर इसी के अगर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो फिर हम देखते हैं कि इसी से हमारी भारतीय जो मानसूनी जलवायु उसका भी विकास हुआ है। होमोसेपियन एवं अन्य स्तनधारियों का विकास हुआ है। होमोसेपियन यानी कि मानव स्तनधारियों का विकास। स्तनधारी मतलब कि जो वे बच्चे पैदा करते हैं उनको हम स्तनधारी बोलते हैं। भू आकृति विज्ञान के मूल सिद्धांत हमने कौन कौन से पढ़े, हमने यहाँ पे पढ़ा महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने जीवाश्मी आयुक्रम एवं चट्टानी आयुक्रम के आधार पर विस्थापन के प्रमाण मिलते हैं। इसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे मान लीजिए कि पृथ्वी है, इसको जब कोई जीव यहाँ पे भी है वो दक्षिण ध्रुव में भी पाया जाता है, उसी के कंकाल या फिर उसी के साक्ष्य में उत्तरी ध्रुव में भी पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि विस्थापन के प्रमाण मिलते हैं। किन के विस्थापन, तो जीवीय आयुक्रम और चट्टानी आयुक्रम के आधार पर हम महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण को हम समझते हैं। संवहनी धाराएं मैंने बताया था आपको कि एडवर्ड स्वेन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय अंतर के कारण आंतरिक मैग्मा एवं संवहनी धाराओं के रूप में पृथ्वी से निरंतर टकराता है। अभी ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये संवहनी धारा के कारण पृथ्वी की जो ये भूपरपट्टी है इससे निरंतर टकराती है, जिसके कारण भूपरपट्टी विखंडित एवं विखंडित होकर मतलब कि विखंडित का मतलब कि टूट कर एक दूर दूर जाने लगी। प्लेट विवर्तन की मैकेंजी एवं पार्कर ने इसके अंतर्गत पृथ्वी का स्थल मंडलीय भाग मेंटल के दुर्बल मंडलीय पिघले हुए भाग पर प्रभावित होता है। ठीक है, हमने यहाँ प्लेट विवर्तन किया। अब हमने पहले जो कल देखा था इसमें एक बार और बता देता हूँ आपको। ये इस पर टकरा कर दुर्बल मंडल पर पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो इस पर संचलन होता है। भू संचलन देखा था हमने, अंतर्जातीय भूसंचलन और बहिर्जातीय भूसंचलन। भूसंचलन के अंदर प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत भूसंचलन की अंतर्जात प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। अंतर्जात प्रक्रिया, भूसंचलन प्रक्रिया। अंतर्जातीय प्रक्रिया का बल मैग्मा में तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। अंतर्जातीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बाहरी धरातल पर अपसरण अभिसरण जैसी प्रक्रियाएं, और एक और जो मैंने आपको यहाँ समझा था समानांतर प्रक्रियाएं होती है। ऊपरी हुई संरचना से बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ऊपरी हुई संरचना बृहस्पति पर्वत सतपुड़ा हो गया, ब्रंश घाटी ये हो गया, एवं विस्तार के कारण नवजात सागर और निर्मित होते हैं। इनके और अधिक विस्तार होने के बाद में हमें महासागरों का विकास के रूप ले लेते हैं। जो यहाँ पे जहाँ ब्रंश घाटी हो वहाँ पे मध्यम तीव्रता के भूकंप विकसित होते हैं। तो कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे जो दिए गए हैं अभिसरण पढ़ेंगे। अभिसरण के अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं उनको देखेंगे कि महासागरीय प्लेटें कैसे टकराती हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से कैसे अभिसरण इनका होता है। फिर हम उसके बाद देखेंगे महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण देखेंगे। समानांतर सीमा जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहिर्जात भूसंचलन क्या होता है, फिर एवं बल एवं इनकी प्रक्रिया समझेंगे। अपक्षय समझेंगे, भौतिक अपक्षय, अपसल्कन क्या होता है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कणकीय अपक्षय, तुषारी अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, अपर्दन। ठीक है, इनके बारे में फिर नदीय जल से निर्मित संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, एवं जलप्रपात, गोकुर झील, सब इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।